प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 में अध्याय ताप तथा ऊष्मा में जो दैनिक जीवन में ठोसों के ऊष्मीय प्रसार के प्रभाव का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब ठोसों का ऊष्मीय प्रसार तो 3 प्रकार का होता है, हम जानते हैं। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार। तो इसके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है? देखो, जब 2 रेल की पटरियां जोड़ी जाती हैं, तो उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है गैप? जगह क्यों छोड़ी जाती है? देखिए, जब ठंड होती है, सर्दियां होती हैं, तो जो पटरी है वो सिकुड़ती है। लेकिन जब गर्मियां होती हैं तो पटरियां क्या होती हैं? फैलती हैं। अगर गर्मियों में पटरियों को फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? पटरी तिरछी हो जाएगी और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए पटरियों के बीच में जोड़ते समय उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है। अब हम लोहे का पुल बनाते हैं। लोहे का पुल बनाते हुए हम पुल के एक तरफ, आयरन गार्डर से बनता है, एक तरफ हम उनको किस पे रखते हैं बेटे? एक तरफ तो फिक्स कर देते हैं लोहे के पुल को, दूसरा ठोस बेलन पे रखते हैं। ये ठोस बेलन पे, एक सिरा ठोस बेलन पे रखते हैं। रीजन वही है, लोहा है, गर्मियों में क्या होगा? गर्म होगा, प्रसार, उसमें प्रसार होगा, फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब ये क्या कर सकते हैं? ये बेलन पे है ना, लोहे के बेलन पे एक सिरा टिका हुआ है, तो आसानी से फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं। पहले हमारे जो पहिए होते थे वो लकड़ी के बनते थे, और कहीं पत्थर वगैरह आ जाता था लकड़ी के बीच में, तो पत्थर से लकड़ी टूट जाती थी, तो उसलिए उसमें लकड़ी के पहिए पर लोहे की हॉल चढ़ाते थे। लकड़ी के पहिए पर लोहे की हॉल चढ़ाते थे। लोहे की हॉल चढ़ाने के लिए हम क्या करते थे? जो पहिए का व्यास होता था उससे कम व्यास का लोहे की हॉल लेते थे, उसे गर्म करते थे। गर्म करने पे लोहे की हॉल जो है पहिए के ऊपर चढ़ानी है, वो फैल जाती थी। फैल जाने पे पहिए पे लगा दी, फिर उसमें पानी डाल के ठंडा कर दिया, तो वो पहिए को क्या कर लेती थी? जकड़ लेती थी, ढंग से पकड़ रहती थी और मजबूती से पकड़ रहते थे। ये आप सामान्य एक अनुभव है। अगर हम मोटा कांच का गिलास लेते हैं, मोटा कांच का गिलास लेते हैं और उसमें गरम गरम चाय डाल देते हैं, बहुत गरम चाय, तो कांच का गिलास चटक जाता है। क्यों चटक जाता है? देखिए, जिस भाग में, आंतरिक भाग में जिसमें चाय गिरी, उसमें चाय गिरने से क्या हुआ? उसमें प्रसार हुआ। लेकिन बाह्य भाग तो वायु के कांटेक्ट में, वायु उसके तरफ, तो उसके बाह्य भाग में तो वातावरण में वायु है, वो ठंडी है, तो अंदर का भाग तो फैल रहा है, बाहर का भाग फैल नहीं रहा है, तो इसलिए कांच क्या होता है? टूट जाता है, चटक जाता है। ठीक है। अब हम जो विद्युत के तार और टेलीफोन के तार जो होते हैं ना, 2 खंभों के बीच में कुछ ढीला रखते हैं। जो हम खंभों के बीच में विद्युत के तार या टेलीफोन के तार जो लगाते हैं, कुछ ढीले रखते हैं। क्यों रखते हैं? सर्दियों में वो सिकुड़ते हैं, और ढीले नहीं रखेंगे ना तो वो जब सिकुड़ेंगे टूट जाएंगे। जब फर्श बनाते हैं तो फर्श, अब तो खैर आप वैसे बात करें, नॉर्मल जब फर्श बनाते हैं तो उसको कांच के ब्लॉक में बनाते हैं, कांच लगा देते हैं, उसके बीच में कंक्रीट और सीमेंट भरते हैं। इससे क्या होता है? अगर कोई पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो उसी पार्ट को तोड़ के बना लिया जाता है, पूरा फर्श खराब नहीं होता। पहले जो कांच की बोतल आती थी उसमें ढक्कन नहीं होते थे, कॉर्क लगी होती थी लकड़ी की, कभी कभी कॉर्क फंस जाती थी। उस कॉर्क को निकालने के क्या करते थे? उस ढक्कन वाले भाग को गर्म करते थे। गर्म करने से जो ढक्कन, जो कांच की नली है, जो कांच की बोतल में, वो गर्दन में, जो गर्दन जो है वो गर्म करने से फैल जाती थी और ढक्कन, कॉर्क निकल जाती थी। घड़ी के जो लोलक बनाए जाते हैं, जो पेंडुलम बनाए जाते हैं, वो किसके बनाए जाते हैं? एक मिश्र धातु होती है, उसे कहते हैं इनवार। किसे कहते हैं? इनवार। इसका रेखीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है,
इसलिए इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना इसकी लंबाई में ताप का प्रभाव नहीं होता, तो लंबाई में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका आवर्तकाल नहीं बदलता है। तो कुछ उदाहरण थे उसके। अब हम आपको किसकी बात बताएंगे? द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। देखिए, द्रव की एक निश्चित आकृति नहीं होती, इसे जिस बर्तन में डाला जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, पर द्रव का अपना एक आयतन, नियत आयतन होता है। हमने एक बर्तन में द्रव को डाला, उसमें एक केश नली लगा दी। अब जल है तो उसका लेवल जो है P इंडिकेट कर रहा है जल का, ठीक है, जल भरा हुआ है। जब हम इसे गर्म करेंगे, जब हम बर्तन को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो पहले द्रव गर्म नहीं होगा, जल गर्म नहीं होगा, पहले बर्तन गर्म होगा, तो लेवल नीचे आएगा Q पे, और फिर जब द्रव गर्म होना, जब बर्तन पूरा गर्म हो जाएगा तो द्रव गर्म होना शुरू होगा, तब वो लेवल R पे आएगा। ये प्रारंभिक था, ये अंतिम है। ये Q जो लेवल आया वो क्यों आया? जब हमने, हमारा प्रारंभिक जो लेवल था P था, जब हमने गर्म करना शुरू किया, पहले जो बर्तन था उसमें ऊष्मीय प्रसार हुआ, तो उसमें प्रसार होने से वो फैल गया, तो द्रव का ताप नीचे आ गया। फिर अब द्रव गर्म होना शुरू हुआ, तो द्रव गर्म होने पे ऊपर चला गया, तो अंतिम लेवल क्या मिल गया? R मिल गया। तो इसलिए जो द्रव में पहले द्रव नीचे गिरता है फिर उठता है, इसमें आयतन कैसे जाता है? VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, जो तापांतर आया। ये प्रारंभिक आयतन है, ये T टाइप पे, ये T गामा T, ये T ताप पर आयतन है। इसी तरह घनत्व भी वेरी करता है, dt इज इक्वल टू D0 1 प्लस गामा इंटू टी। द्रव में, जल में, हम द्रव की बात कर रहे हैं। हम जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव में क्या होता है? हमारा द्रव में क्या होता है? हमारा द्रव में होता है कि ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। लेकिन जल में, जल का जब हम ग्राफ खींचते हैं, किसके लिए? ये घनत्व है हमारा, घनत्व, और ये हमारा ताप है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। पहले जल का घनत्व बढ़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम हो जाता है। फिर ताप बढ़ाने पर जल का घनत्व क्या हुआ? घटता है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं आयतन घटता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। तो ये वाला जो प्रसार है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, इसे कहते हैं असामान्य प्रसार। और 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जो प्रसार होता है वो क्या हो जाता है? सामान्य प्रसार हो जाता है। ये वाला कौन सा प्रसार हो जाता है? सामान्य। तो हमारा किससे मतलब है? हमारा मतलब है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो असामान्य प्रसार होता है उससे क्या होता है? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है, और जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। इसी असामान्य प्रसार के कारण हमारे जो झीलों में जहां पे बर्फ पड़ती है, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इनकी जो झील होती है वो बर्फ, उसमें क्या होती है? बर्फ जम जाती है। ऊपरी सिरे पे क्या होती है? बर्फ जम जाती है। उस बर्फ जम जाने से तो जो उसके अंदर पेड़ पौधे होने चाहिए और जो मछलियां होनी चाहिए मर जानी चाहिए, पर नहीं मरती। वो जल के असामान्य प्रसार के कारण नहीं मरती है। देखिए, इसे मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। हमारी ये सतह किसकी है? झील की सतह। अब ताप गिरना शुरू हुआ तो ये ताप कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम
झील के अंदर की बात करेंगे, जब ताप गिरना शुरू होगा तो नीचे वाले भाग का ताप 4 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि इस पे जल का घनत्व क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। ये जल घनत्व नीचे होने का कारण नीचे बैठा रहेगा, और फिर ताप 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस, फिर ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अब ये जो बर्फ है हमारी, ये बर्फ क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। ये बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगी, अंदर की गर्माहट को बाहर नहीं जाने देगी, क्योंकि नीचे जल का ताप कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है। तो इस ताप पर मछलियां या पेड़ पौधे जो भी हैं अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। जब ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं तो पेड़ पौधे तो जमीन से पानी खींचते हैं, उनकी उसमें केश नलियां बहुत सारी बनती हैं, नलिकाओं में जो जल बहता है तो वो क्या होता है, जम जाता है। अब जब जल जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ता है तो वो नलिकाओं को क्या कर देता है, फाड़ देता है, फट जाती है नलिका। इसलिए उस पाले से बचाने, उसे पाला कहते हैं, उस पाले से बचाने के लिए किसान लोग सर्दियों में पानी भर देते हैं खेतों में। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाके में जब ज्यादा बर्फ पड़ती है तो जिस पाइप से पानी भेजा जाता है वो पाइप के अंदर पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। जब पाइप के अंदर पानी जम जाता है तो क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से पाइप क्या हो जाती है, फट जाती है। अब हम गैसों के प्रसार की बात करेंगे। गैसों में प्रसार कैसे होता है। गैस का ना तो आयतन निश्चित है ना आकृति निश्चित है। तो गैस के अणु ठोस और द्रवों की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। तो गर्म करने पे क्या होता है, गैसों में प्रसार ठोसों और द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए गैसों में केवल आयतन प्रसार होता है। कौन सा प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है। और गैसों का प्रसार अधिक होने के कारण गैसों में 2 तरह के प्रसार होते हैं, एक वास्तविक प्रसार और एक आभासी प्रसार। और गैसों में जो प्रसार होते हैं वो 2 चीजों पे होते हैं, स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर। जो गैसों में प्रसार होते हैं, एक किस पे होता है, स्थिर दाब पर होता है, और दूसरा किस पे होता है, स्थिर आयतन पर होता है। ये गैसों में प्रसार होते हैं। जो स्थिर दाब पे प्रसार होगा उसमें क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, V01 प्लस गामा इंटू टी। जो स्थिर आयतन पे होगा Vp इज इक्वल टू V01 प्लस गामा टी। स्थिर दाब आएगा, सॉरी, जब हमने स्थिर दाब लिया तो आयतन चेंज होगा, और इसमें क्या होगा, स्थिर आयतन पे दाब बढ़ेगा। Pt इज इक्वल टू P01 प्लस गामा डेल्टा टी। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है विशिष्ट ऊष्मा। सी, क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा अवशोषित करती है, जिसके कारण उसका ताप बढ़ता है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उससे ऊष्मा ले ली जाती है, जिससे उसका ताप घटता है। तो जो ऊष्मा दी जा रही है या ली जा रही है वो किसके अनुपाती है, वस्तु के द्रव्यमान के। किसके अनुपाती है दी गई या ली गई ऊष्मा, तापांतर के। दोनों में चिन्ह आ गया m डेल्टा टी। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा दिए, क्या आ गया, m c डेल्टा टी। सी को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सी Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। तो m के इस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन, ये m के इस पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा इसका मात्रक, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, इस सीजीएस पद्धति में हो जाएगा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान के पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है।
किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान के पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। ठोसों और द्रवों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसका मान क्या होता है जल की विशिष्ट ऊष्मा का? 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये जो जल है वो कहां यूज होता है विशिष्ट ऊष्मा के कारण? पाले में पौधों को पाले से बचाता है। खेतों में पानी भर देते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, तो वो किसके कारण होता है? पानी क्यों यूज करते हैं? जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, जिससे जल द्वारा दी गई ऊष्मा, जो जल दिया है, जल द्वारा दी गई ऊष्मा पौधों तथा वायु के ताप गिरने नहीं देती और पौधों पर पाले का असर नहीं पड़ता। हम इसे कार के रेडिएटर में भी यूज करते हैं विशिष्ट ऊष्मा होने का, क्योंकि यह शीतलक का काम करता है। जो गाड़ी गर्म हो जाती है तो वो ऊष्मा लेके किसको देता है? बाहर दे देता है, वायुमंडल को। अभी हमने विशिष्ट ऊष्मा की बात करी थी। हमारी विशिष्ट ऊष्मा गैसों की 2 प्रकार की होती है, एक होती है सीपी और एक सीबी। एक नियत दाब पे विशिष्ट ऊष्मा और एक नियत आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा। तो अगर हम परिभाषा किसकी लें? स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा होती है। किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, किस पे? नियत आयतन पर। वो नियत आयतन पे गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप नियत दाब पर, किस पे? नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब इसमें सीपी का मान सीवी से ज्यादा होता है। क्यों होता है? सीपी पे जो भी ऊष्मा दी जाती है उससे 2 काम होते हैं, गैस का प्रसार, गैस का प्रसार और ताप में वृद्धि, प्लस ताप में वृद्धि। जो नियत आयतन पे ऊष्मा दी जाती है उसमें केवल ताप में वृद्धि होती है। अब देखो ना, इसमें जो ऊष्मा दी जा रही है वो केवल ताप में वृद्धि कर रही है, इसमें जो ऊष्मा दी जा रही है वो गैस का प्रसार भी कर रही है, ताप में भी वृद्धि कर रही है, तो उसका मान ज्यादा है। अब ऊष्मा मापने के लिए हम ऊष्मा जो बात कर रहे हैं, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। और कैलोरी क्या होता है? 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। ऊष्मा मिति, कैलोरीमेट्री। हम किसकी बात करेंगे अब? ऊष्मा मिति की। ऊष्मा मिति क्या होती है? ऊष्मा मिति ऊष्मा गतिकी की वह शाखा, ऊष्मा गतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के दूसरी वस्तु को स्थानांतरण ऊष्मा का मापन किया जाता है। ऊष्मा गतिकी की वह शाखा जिसमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण जो रहा है उसका मापन किया जाता है, इसे ऊष्मा मिति कहते हैं। और जो उपकरण प्रयुक्त करते हैं उसे कैलोरी मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी मापी कहते हैं। ये कैलोरी मापी होता क्या है? ऊष्मा नापने के लिए जो हम यंत्र यूज करते हैं उसे कैलोरी मापी कहते हैं, कैलोरीमेट्री। होता क्या है? ये एक
तांबे का बना बेलनाकार खोखला बर्तन होता है। इस बर्तन को एक किसमें लकड़ी के बॉक्स के अंदर रखा जाता है। इसके बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल, कुचालक पदार्थ भर दिए जाते हैं। कौन से पदार्थ भर दिए जाते हैं, कुचालक। ये क्या है, तांबे का बर्तन। ठीक। और ये क्या है, लकड़ी का डब्बा, लकड़ी का डब्बा। यहां पे एक ढक्कन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, यहां पे एक ढक्कन लगा दिया जाता है और यहां पे एक विलोडक डाला जाता है। ये ढक्कन हमने यहां से जरा छोटा कर दिया, हमने यहां पे एक विलोडक लगाया, डाल दिया जाता है। ये जैसे चम्मच होती है ना हमारी, चम्मच चीनी मिलाने के लिए चाय में काम करती है, इसी तरह विलोडक होता है। यहां पे एक थर्मामीटर भी होता है। क्या होता है, थर्मामीटर भी होता है। थर्मामीटर क्या करता है, ताप को मापता है बस। ठीक है, ये विलोडक है। ये क्या है, थर्मामीटर। ये आपका ढक्कन है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है, कैलोरीमेट्री का। कैलोरी मापी किस सिद्धांत पे काम करती है, गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। यह कैलोरी मापी का सिद्धांत है। कैसे, M1 द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका ताप T1 डिग्री सेल्सियस है और उसकी विशिष्ट ऊष्मा C1 है। M2 द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका ताप T2 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा C2 है। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले, हम दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए तो इस वस्तु का ताप ज्यादा है, इस वस्तु का ताप कम है, ऊष्मा ऐसे जाएगी। कब तक जाएगी, जब तक दोनों वस्तु के ताप क्या हो जाएंगे, समान नहीं हो जाएंगे, मतलब ऊष्मीय संतुलन नहीं आ जाएगा। जब ऊष्मीय संतुलन आ गया तो आपको ताप क्या होगा, T। यहां पे T1 का मान T2 से ज्यादा है, तो कितनी ऊष्मा देगी, गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, कितनी ऊष्मा देगी गर्म वस्तु, Q1, M1 C1 T1 माइनस T, क्योंकि T1 ताप ज्यादा है, T2 ताप कम है, और जो बीच में आपको ताप मिला वो T1 से कम होगा और T2 से ज्यादा होगा। ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा Q2, M2 C2 T माइनस T2। कैलोरी मापी के सिद्धांत से क्या होगा, मापी के सिद्धांत से Q1 का मान किसके बराबर होगा, Q2 के बराबर होगा। M1 C1 T1 माइनस T, M2 C2 T माइनस T2। इससे आप ताप की गणना कर सकते हैं, किसी वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा की गणना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। हमारे पास पदार्थ कितनी अवस्थाओं में मिलता है, 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाती है, और कोई कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में भी बदल जाते हैं। तो जब एक ठोस द्रव में बदलता है या एक द्रव गैस में बदलता है या सीधा ठोस गैस में बदलता है तो इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन।
क्या कहते हैं इसे? अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ठोस द्रव में, द्रव गैस में इस तरह से बदलता है। ठोस, अगर हमने इसे गर्म किया, ये द्रव में बदला, इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को, इसको कहते हैं गलन। बर्फ गलती है ना, कहते हैं बर्फ गल रही है, गलन वाली ठंड हो रही है। जब द्रव गैस में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वथन। जब गैस द्रव में बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? द्रवण। जब द्रव ठोस में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? हिमायन। और जब ये ठोस द्रव में बदलता है, जिस ताप पे बदलता है, उसको क्या कहते हैं? गलनांक। जैसे जल का गलनांक, जैसे बर्फ जल में बदलती है तो उसका गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल भाप में बदलता है, उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्वथनांक कितना है इसका? जल भाप में कितने ताप पे बदलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हिमायन कहेंगे तो हिमायन 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसको क्या कहेंगे? जब द्रवनांक क्या कहेंगे? द्रवनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो भाप जल में बदल रही है। लेकिन जब ठोस हमारा सीधा गैस में बदलता है, जैसे कपूर को जलाते हैं, द्रव में नहीं आती, इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व पातन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। अब हमने नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ रहे हैं, वो टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। अब तक हमने कहा पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है। जब ये परिवर्तन होता है तो ताप बदलता नहीं है। जब एक वस्तु की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है तो ताप नहीं बदलता, इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के अवस्था, नियत ताप पर वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? Q = ml। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। और Q क्या है? ऊष्मा। M क्या है? द्रव्यमान। ये दो तरह की गुप्त ऊष्मा होती है। एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, और दूसरी कौन सी होती है आपकी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसे LF कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? LB कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदलने के लिए एक नियत ताप पर आवश्यक होती है, उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे जी बर्फ, 1 ग्राम बर्फ को, जो बर्फ की 0 डिग्री सेल्सियस पे गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ को, किसको? 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम जल में बदलने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी चाहिए।
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा जो नियत ताप पर एकांक द्रव्यमान, मतलब किसी वस्तु के कोई द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। कितनी है ये? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है हमारी? 540। अगर हम जल की बात करेंगे कितनी है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब है 1 ग्राम जल को 1 ग्राम वाष्प में बदलने के लिए आपको 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। 1 ग्राम को कितनी चाहिए? 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। अब इसके कुछ उदाहरण पे आते हैं, गुप्त ऊष्मा के सामान्य उदाहरण। जब बर्फ गिरती है ना तो मौसम बहुत सुहाना होता है। क्यों? पानी को बर्फ में बदलने के लिए वो ऊष्मा किसको देता है? वातावरण को देता है। जब बर्फ गिरती है तो बर्फ सॉलिड हो जाती है, वो ऊष्मा किसको देती है? जो जल की विशिष्ट ऊष्मा थी वो किसको दे देती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम किसको देती है? वातावरण को देती है। वातावरण सुहाना हो जाता है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है वो वातावरण से ऊष्मा लेती है, इसलिए तब ठंडा होता है जब बर्फ पिघलती है। 100 डिग्री सेल्सियस जल है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प है। कौन सी ज्यादा खतरनाक होगी? वाष्प। क्योंकि वाष्प क्या करेगी? पहले वाष्प अवस्था से किस में आएगी? जल अवस्था में, और 540 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा देगी उस बॉडी को। तो इसलिए स्टीम इज मोर डेंजरस। जो वाष्प होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जल की तुलना में जो 100 डिग्री सेल्सियस है ज्यादा खतरनाक होती है। हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शीत पेय कहते हैं उसे, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी डालें या 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस क्यूब, मतलब बर्फ डालें, कौन ज्यादा फायदेमंद करेगा? क्यूब, आइस क्यूब। क्यों? जो आइस क्यूब हैं वो पिघलने के लिए ऊष्मा किससे लेंगे? कोल्ड ड्रिंक से लेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। बच्चों, यह अध्याय ताप तथा ऊष्मा आज हम समाप्त किया है। अब इसमें एक और अध्याय है इसी इकाई में, ऊष्मा स्थानांतरण, जो हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो जितने भी मैंने उदाहरण दिए, आज जितना भी मैंने आपको समझाया, बहुत सरल और साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करी और बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करी है जिससे आपको समझ में आता रहे। आप वीडियो को पूरी देखिए। जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है, वीडियो को दोबारा स्पीड कम कर दीजिए, 0.75x कर दीजिए, 0.5x करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक ही टीचर आपको अगर मटेरियल दे रहा है, आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, उसका पढ़ाना आपको समझ में आने लगेगा। और जब संपूर्ण मैंने अध्याय की वीडियो आपको उपलब्ध करा दी है तो आपके पढ़ने में आसानी तो होनी ही चाहिए। ये मेरी कोशिश है और हो रही है तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूं। तो मेरे वीडियो को लाइक बनता है और शेयर करिए अपने साथियों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।